हेलो एवरीवन, आप सही लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। आज डिस्कस करेंगे हम साइंस के वो क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। उन क्वेश्चन को जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है, मैंने जो विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उसमें से क्वेश्चन लिए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूसिस इज कंसिस्ट ऑफ डैश सक्सेसिव डिवीजन सेल। तो इसमें दो डिवीजन सेल्स कितने होते हैं आपके? दो डिवीजन सेल होते हैं आपके। दो डिवीजन सेल कौन कौन से होते हैं आपके? दो होते हैं, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। ठीक है, दो म्यूसिस होते हैं इसमें। ठीक है, और ये की फॉलोइंग करते हैं। फॉलोइंग ए सिंगल राउंडेड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन द प्रोसेस रिजल्टेड फॉर हार्प्लॉइड। इसको मतलब जैसे होते हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। ईच सेल विद अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स द ओरिजिनल डायप्लॉइड। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो मतलब ये कि म्यूसिस कंसिस्ट करता है कितने सेल डिविजन्स होते हैं? उसमें दो सेल डिविजन्स होते हैं आपके। ठीक है, जैसे आपके म्यूसिस है, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम से इसमें दो टूटेंगे, आपकी डॉटर सेल्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हाप्लॉइड, ये जो बात कर रहे हैं हाप्लॉइड, 4 डॉटर सेल्स में, यानी कि 2 और 2, 4 हाप्लॉइड में होते हैं, हाफ और हाफ में। ठीक है, इस तरीके का आपका क्या होता है, आगे करता है। मीथेन का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह डैश एक प्रमुख गठन है। तो देखो, मीथेन का सबसे ज्यादा क्या, ये किसका है? बायोगैस का। बायोगैस का ही है, इसमें सबसे ज्यादा उपयोग किया होता है। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है, याद रखना, CH4 होता है। ठीक है, और एक देखो मीथेन तो है, और मीथोनल। मीथोनल जो हो गया, मीथोनल यानी कि इसको मिथाइल अल्कोहल भी होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। कि OH हमारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में जो यूज होता है। ठीक है, या इसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं। CH3OH जो है उसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं। मीथोनल एक कार्बनिक यौगिक है, इसका सरलतम अल्कोहल है, और इसका रासायनिक CH3COH है। ये मीथेन है, ये क्या है? मीथोनॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से मैंने ये दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फाइलम। नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा होता है आपका? नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो वो होता है फाइलम फाइबर। क्या होता है आपका? फाइलम फाइबर। ये क्या होता है? नॉन लिविंग आपका कंपोनेंट होता है। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। देखो, ये जो होता है फाइलम है, ये इसके बाद ये फाइलम पैरेंक्रिया है, फिर इसका कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल जो है, फिर उसके बाद जो स्टीप ट्यूब, ये जो पतली पतली ये दिख रही है आपको, स्टीप स्यूल है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको क्या है? स्टीप प्लेट है। देखो, प्लेट की तरह लग रही तो इसलिए स्टीप प्लेट है। ये ट्यूब की भांति लग रही है तो ये ट्यूब आ रहा है तो ये स्टीप प्लेट है। सेल ऑफ फाइलम इस तरीके से क्या जाता है। नॉन लिविंग की बात करेंगे तो फाइलम फाइबर होता है। ठीक है, देखो स्टीप ट्यूब है, इस तरीके की है, फाइलम पैरेंट की है। कंपेनियन सेल, आपकी कंपेनियन सेल्स कौन से होंगे? जो इस तरीके से साथ में रहते हैं, ये जो है क्या? कंपेनियन सेल्स है। ठीक है, और क्या होता है? द नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फाइलम फाइबर। दिस फाइबर आल्सो नोन होता है ब्लास्ट फाइबर। इसी को क्या कहते हैं? इसको बास्ट फाइबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। दे आर ओनली नॉन लिविंग सेल विद द फाइलम ट्यूब। ये कहां पर रहते हैं? नॉन लिविंग में ही तो रहेंगे, और देखो इसीलिए बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन उठाई हुई है। नॉन लिविंग सेल विद इन द फाइलम टिश्यू, दे आर स्केलेटोमस सेल। इसको भी मतलब स्केलेटोमस सेल भी बोल सकती हैं। मीनिंग दे आर कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटन टिश्यू विच इज कैरेक्टर्ड बाय द डेड सेल विथ थिक ग्रेड बॉल्स। ठीक है, which of the following type of pressure is required for the transportation of food from the phylum of tissue। तो ये जो मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो रिक्वायर्ड थी फाइलम फूड की, वो कहती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर की इसमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम फाइलम टिश्यूज। फूड फ्रॉम टिश्यू, उसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? किस टाइप की प्रेशर की जरूरत पड़ेगी? वो होगी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मेटिक प्रेशर की इसमें आपको नीड होगी। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर इज द फाइलम द की फैक्टर प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलोकेशन विच इज द मूवमेंट ऑफ शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लाइक लीव्स, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट रूट्स है जो इंक्रीज द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ फाइलम ड्यू टू द एक्टिव लोडिंग ऑफ शुगर ड्रॉन वाटर इनटू द फाइलम क्रिएटिंग द प्रेशर दैट ड्राइव्स ऑफ द फ्लो ऑफ सेप्स। मतलब जो सेप्स जो इंक्लूड किया हुआ है वैक्यूल्स के बीच में जो भरा रहता है उसको क्या करता है? ड्राइव करता है। ठीक है, ये कहां से आ गई यार? अच्छा, बस एक बस यात्रा पर निकलती है 2 दिन बाद
4400 किलोमीटर दूर कह के वापस आ जाती है, इसका औसतन वेग क्या होगा? देखो कोई दो है यहाँ की 2 दिन जाए 4 जाए, अब जैसे यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है और यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वो वापस आ गई, तो वहाँ पर क्या हो गया आपके पास जो है वेलोसिटी आपकी क्या होगी? जीरो हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा? जो औसत वेग होगा आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। और देखो वेलोसिटी क्या कहती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी का ही फॉर्मूला क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टर डिस्टेंस जहां से आई, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे और देखो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? औसत वेग आपका जीरो हो जाएगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसी तो औसत वेग कह रहे हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। An object is moving circular path is a constant speed which can be set over the acceleration। देखो जैसे माना कि कोई एक मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में यहाँ से कोई घूम रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि अब देखो इस जैसे यहाँ पर है द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग बिकॉज वेलोसिटी चेंजिंग, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, चेंज, और उसकी क्या हो? डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है, पहले इस तरफ था, इस तरफ था, इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग, ऑब्जेक्ट हमारा एक्सीलरेटिंग कर रहा है बिकॉज इट वेलोसिटी चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, फिर बोला है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो क्या बोला है हमारे पास? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन 3 रजिस्टर R1 और R2 R3 विच आर नॉट इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। मतलब देखो क्या कहा है? सीरीज में कह रहा है, हमारे पास सीरीज में कह रहा है, जैसे हमारे पास एक R1 R2 और ये R3 लगा है, ठीक है, एक हमारे को कोई सेल लगा इससे, ठीक है, वो है कि R1 R2 और R3 जो है आपके पास क्या है, मतलब इनकी इक्वल वैल्यू नहीं है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि दे आर नॉट इक्वल। ये 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी है। अब क्या करें? विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, ये क्या बोल सकते हैं? देखो जब भी आपका क्या होगा, ये क्या होगा? V इक्वल टू क्या होता है? IR होगा, V इक्वल टू IR होगा। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो करंट है, करंट आपके पास जो होगा, आपके पास क्या हो जाएगा? I जो हो जाएगा यहाँ पर सेम जाएगा, तीनों सर्किट में क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो और इसमें क्या हो जाएगा? व्हाट इज डिफरेंट होगा। तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में हमारा क्या होता है? करंट हमारा क्या रहता है? सेम रहेगा। द करंट थ्रू ऑल द 3 रजिस्टर आर द सेम, ठीक है। और पैरेलल में क्या होगा हमारे पास? वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। पैरेलल में हमारा क्या रहेगा? वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, और सीरीज में हमारा क्या? करंट सेम रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट के लिए तो भैया आप इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा नहीं, ये तो पॉसिबल है, ये तो गलत ही होगा। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, देखो ये भी क्या बोला? करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। भैया करंट जो है ईच रजिस्टर में क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा आपके पास? डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा इसमें, ठीक। क्या बोलते हैं हम? देखो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच रिगार्डिंग द फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। देखो फ्रूट और फीड में क्या होगा? जैसे देखो कोई भी क्या होता है, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है? एक सीड जो डेवलप होता है फ्रॉम ओव्यूल्स। सीड कैसे डेवलप होता है आपके पास? जैसे सीड जो डेवलप हो रहा है आपका कहाँ से? ओव्यूल से। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है? सीड जो डेवलप होता है आपके ओव्यूल्स से। ओव्यूल्स इज हाउस्ड विद द ओवरी ऑफ द फ्लावर। अब ये क्या ओव्यूल्स क्या है? ओव्यूल्स क्या है? हाउस्ड विद द ओवरी ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा, सेपल, पेटल आर द एक्सटर्नल फ्लोरल पार्ट है और डू नॉट रिपेन द सीड, ठीक है। तो फ्रूट जो होगी, फ्रूट क्या होगा? फ्रूट राइपेंड है, राइपेंड ओपली है। फ्रूट जो पार्ट होता है वो कैसा होता है हमारा? राइपेंड होता है, राइपेंड ओवरी में होता है एक तरीके से, ठीक है। यस, इज द फ्रूट इज इंडीड इज द राइपेंड ओवरी। फ्रूट जो होता है राइपेंड ओवरी है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इन द मैच्योर इनटू ए फ्रूट विच कंटेन द सीड, ठीक है। फॉर द केस ऑफ द कर्व्ड मिरर द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस आर द कनेक्टेड बाय द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो बहुत ही आसान है। जैसे कोई भी चीज है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। तो जो पोल होगा या फोकस होगा, जो भी है, यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई भी है। देखो इन केस ऑफ द कर्व्ड मिरर द सेंटर ऑफ द फोकस द कनेक्टेड बाय, कनेक्टेड किससे? हमारी ये प्रिंसिपल लाइन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोला जाता है। ये क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है इससे ही तो कनेक्टेड है। तो सिंपल सा पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, कोई बात ही नहीं है हमारी, ठीक है।
क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से बहुत बार क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्मूला याद कर लो, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड CaOCl2, ये इसी को ही क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यूज टू द मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म। सही बात है। यूजेस में सबसे पहले देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो यूज होता है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए ये यूज होता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शंस की बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देखो अब ये ब्लीचिंग पाउडर बनेगा कैसे, जो ब्लीचिंग पाउडर जो बनेगा कि जो क्लोरीन गैस हम पास कराएंगे किससे, इलेक्ट्रिसिटी, एक ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू जाता है, सैक्लेट लाइम। ठीक है, सैक्लेट लाइम किसको बोलते हैं, CaOxo, ये है सैक्लेट लाइम हो गया। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, CaOCl2 और हाइड्रोजन H2O हमारा क्या निकलेगा। तो ये जो पार्ट होता है CaOH2, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और या ड्राई सैक्लेट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राई सैक्लेट का फॉर्मूला बता नहीं पाते हैं, तो ड्राई सैक्लेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सैक्लेट, ड्राई सैक्लेट बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड बोलते हैं, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का ही ड्रिंकिंग जो जर्म्स फ्री बनाने के लिए काम होता है। और भी यूज है सर्वल पर, ब्लीचिंग एजेंट है जो कि कॉटन और लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज है, कपड़ा में वगैरह यूज होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इज अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ब्लीच्ड वॉश क्लोथ लॉन्ड्री एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड मेक द जर्म फ्री। देखो ये यूजेस है, इससे सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। A series of organism feeding on another various biotic level is formed, इसको बोलते हैं फूड चेन। मतलब जैसे क्या है, एक सीरीज है, उसने बोला है कि एक सीरीज है कि इस लेवल पे कोई किसी को फीड करेगा, फिर कोई किसी के पहले हमारा क्या होता है, हमारे प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर होगा फिर कंज्यूमर होगा, इस तरीके से कि एक अनादर एक बायोटिक लेवल पे इसको बोलते हैं फूड चेन, फूड चेन होगा। ठीक है, ग्रास है, ग्रास को किसी ने खाया, बकरी ने खाया, बकरी ने शेर को खाया, इस तरीके से चलता है, तो उसको बोलते हैं हम फूड चेन। ठीक है, फूड चेन रहते हैं हमारे। देखो हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर रहेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, फिर उसके बाद डीकंपोजर होते हैं। ठीक है, बायोटिक लेवल। नील्स बोर को परमाणु संरचना के उनके नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में, 1922 में। याद रख लो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 1922 में नील्स बोर को जो है आपका क्या बोर स्कीम जो उन्होंने दी थी, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1922 में, 1922 में। देखो एसिड एंड बेस से तो जरूर क्वेश्चन आना ही आना है, और एक से तो फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसे नहीं आ रहे कि एसिड का टेस्ट क्या है, बेस का टेस्ट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछने की तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, क्या बोला गया है, देखो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस द रिएक्शन इज आल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर रिजल्टिंग द पीएच लेवल ऑफ 7। देखो सही बात है। देखो जब भी कभी एक एसिड, थोड़ा कलर चेंज कर लें, ठीक है, जब भी क्या है, जब भी कभी एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और एक बेस रिएक्शन बेस करते हैं, तो हमारा क्या है, इसका साल्ट और वाटर हमारे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो पीएच वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारी 7 रहेगी। ठीक है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई इक्वल है। ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, या एसिड या बेस बोल रहे हैं, तब भी बात बराबर है। ठीक है, व्हेन ए वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर क्या है, एक वीक एसिड रिएक्ट करती है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, रिएक्शन इसको बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन नॉट पीएच इज द 7। पर देखो एक यहाँ पर क्या किया इन्होंने, क्या किया, वीक एसिड ले लिया आपने, वीक एसिड ले लिया, और यहाँ पर क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अब यहाँ पर जो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर, लेकिन क्या है, ये पीएच यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 7 नहीं होगा। इसलिए ये दोनों की हमारे करेक्ट कौन सी है, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, पर इसमें बोले कि पीएच 7 होगा और यहाँ पर पीएच 7 नहीं होगा। ये क्या होता है, आईसीएससी बोर्ड की क्लास से भी इस तरीके के स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब ये जो रेलवे के जो है इस तरीके से क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, देखो हमने बोला है, देखो एसिड प्लस बेस, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखो एसिड बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर पड़ेगा। अब बेस हमारा क्या, जब आपसे होता है बेस क्या है, बेस NaOH ले लो, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। मतलब जो एसिड हमारा HCl ले लो तो NaCl बन जाएगा, सॉल्ट हो गया यहाँ पर, और ये वाटर हो गया। तो ये सबसे मतलब एक सिंपल सा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो यही है।
देखो व्हेन वन मोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो पास ही है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो H प्लस आयंस बात करेगा और बेस होगी तो OH नेगेटिव आयंस जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी को इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजर रिएक्शन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड विद ऑलवेज द सेम, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है, तो भैया वेरिएबल रेजिस्टेंस के नापने की काम आता है ये, ठीक है। रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट क्या है, जैसे रेजिस्टेंस को वेरिएबल करना है, कम या ज्यादा। वेरिएबल का मतलब है किसी चीज को कम या ज्यादा करना। रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि जैसे पंखे का फैन है तो वो भी क्या है, एक तरीके से हमारा एक वेरिएबल ही तो इसको कम या ज्यादा करना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बाहर। इट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन ए सर्किट विच टर्न इफेक्ट द करंट फ्लो। एसेंशियली द डिवाइस दैट अलाउ द मैनुअली चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। Which of the following option correctly classify the cyclic carbon compound C6H6 as C6H12 saturated और unsaturated? देखो C6H6 तो आपने देखा ही होगा, बेंजीन है जो कि सैचुरेटेड है। C6H12 जो क्या अनसैचुरेटेड है। पहली बात तो यही हो गई, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हमारे क्या होता है, देखो हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि वन मोर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड, एक से ज्यादा होते हैं। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है इसमें। क्या है, सिंगल बॉन्ड है इसमें, हमारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या होता है और अनसैचुरेटेड का अल्केन और अल्कीन्स, और यहाँ पर क्या है, अल्केन्स है। जैसे ईथेन है ये सिंगल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ईथेन में, डबल बॉन्ड होता है अल्केन्स में, ठीक है। इस तरीके के होते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड के हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा डबल बॉन्ड है, ईथेन है, प्रोपेन है, इथाइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसको अल्काइंस बोलते हैं। क्या बोला है हमसे, पावर इज द डैश क्वांटिटी एंड इन ऐसा यूनिट। देखो पावर इसका है हमारे, देखो पावर की वॉट है, पहली बात तो आप ये लगा दोगे, वोल्ट वाला तो आप पहले हटा दोगे, पावर की ऐसा यूनिट है, वॉट है, सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आपके सामने है कि पावर हमारा स्केलर है, ये वेक्टर है। भैया देखो जिसमें आपके पास डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होगा वो हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। पावर में क्या होता है, हमारे पास क्या डायरेक्शन नहीं होती। पावर क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। पावर हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर बराबर क्या है, चेंज इन एनर्जी और टाइम है, ठीक है। चेंज इन एनर्जी ये ट्रांसफर, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और देखो पावर से ये फॉर्मूला बहुत जल्दी काम आता है। पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ इज कॉल्ड पावर है, वर्क अपॉन टाइम है, ठीक है। 1 वॉट बराबर, अब बोलते हैं कि 1 वॉट बराबर क्या होता है। 1 वॉट बराबर क्या होता है हमारे पास, 1 वॉट, देखो पावर बराबर आपको पता है कि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल हो गई, और ये क्या होगी, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड हो गई। तो 1 वॉट बराबर जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। 1 वॉट बराबर क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है हमसे, इफ ए रे स्ट्राइक ऑन ए प्लेन मिरर, एंगल आपको 30 दिया है, विद द नॉर्मल व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको 30 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर यानी ये 30 तो ये भी 30 होगा। बोथ एंगल विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, और ये जो एंगल है जो कि मिलते कहाँ पर है, आपके नॉर्मल पे ही मिलते हैं, नॉर्मल पे ही मिलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन रह गया हमारा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आया भी है और आगे भी क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे पूछ रहा है। एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, इनिशियल स्टार्टेड रेस्ट एंड एक्टेड अपॉन ए वेरिएबल फोर्सेस है। वेरिएबल फोर्स दिया 6 x स्क्वायर न्यूटन। x इज द डिस्प्लेसमेंट मीटर, जो कि 0 से 4 मीटर तक जाए। कैलकुलेट द वर्क डन। देखो वर्क डन जब भी हम निकालते हैं तो इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं, ये है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वर्क डन बराबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से 4 है, तो पहली बात तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं 6x स्क्वायर का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 6x इसका स्क्वायर रहेंगे, और ये क्या हो जाएंगे 2 और 1 3, यानी कि 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इस पर वो लगा देंगे अपन, 0 से 4 जा रहा है तो 0 का मतलब 4 के रह रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा 6 4 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो एक काम करें 3 दूनी 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, तो 128 जूल
जो कि क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन होगा। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आपको। ये वेरिएबल जो फोर्स है, जो वर्क डन जो होता है, वर्क डन या डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल फोर्स में ही लगेगा। ये इंटीग्रेशन आपको जो करना आना चाहिए वो इस तरीके से, क्योंकि जीरो से लेंगे तो फिर वो वही के वही कर लेंगे, इसलिए हमने जीरो नहीं, डायरेक्ट हमने एक्स की वैल्यू 4 रख दी, बस इंटीग्रेशन किया है इसका। एक्स क्यूब का मतलब एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स क्यूब अपॉन एन, मतलब एन प्लस 1 होता है, यानी कि एन यहाँ पर 2 है तो एक ऐड कर देंगे वहाँ पर, ठीक है, इस तरीके के। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला है, ए 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब, सॉरी ठीक है, एक 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऑपरेट होता है कंटिन्यूसली 10 आवर्स में, ठीक है, कंज्यूम 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी एक कंज्यूम लेता है, बेस्ड ऑन द विच ऑफ द एस्टीमेट, ठीक है। 100 वॉट का बल्ब लगा दिया है, ऑपरेट कर रहा है 10 आवर में, ठीक है, ठीक है, और 1 किलोवाट एनर्जी यूज कर लेता है, तो कौन सा एस्टीमेट करेगा। इफ 2 बल्ब सच एज 5 आवर्स, 2 बल्ब ले लिए और हम कर देंगे 5 आवर के लिए, द टोटल एनर्जी कंज्यूम विल बी द 1 किलोवाट, फिर भी होगी, 2 बल्ब ले लिए और अब हमने टाइम भी तो कम कर दिया, टाइम भी तो हमने कम कर दिया। देखो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम हो गया, वर्क अपॉन टाइम हो गया। अब हमने क्या किया, पावर कम ले लिया, पावर हमने सॉरी टाइम हमने क्या लिया इसको 5 आवर ईच बोला है ना, 5 आवर ईच, यानी तब भी तो टोटल 10 ही होगा, वो टोटल एनर्जी फिर भी 1 किलोवाट आवर ही होगी इसकी, ठीक है। 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, सेम आर मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ हैविंग द रेडियाई इनटू द रेशो 1:3 है, रेडियस हमके पास 1:3, व्हाट विल द रेशो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी फॉर देम एक्सपीरियंस कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालना है। देखो जब भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होगा, जो वेलोसिटी एम वी अपॉन r1 बराबर एम वी टू अपॉन r2 हो जाएगा, ठीक है। अब मास तो उन्होंने बोल दिया कि सेम कांस्टेंट है, ये तो हो गया, तो हमारा ये हो गया। अब हमको क्या करना है, v1 और r1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा v2 और ये क्या होगा r2। अब इनके जो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी का ही रेशो निकालना है, यानी कि ये क्या है v1 अपॉन v2 का निकालना है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा r2, ये r2 है और ये r1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा v2 अपॉन v1 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब r2 की जो होगी, r2 हमारे पास क्या होगी स्क्वायर में, ये हमारे पास क्या है स्क्वायर में, ठीक है, r1 r2, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, रेडियस कितनी दे रखी है, इसका r2 यानी कि 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास v1 v2, तो v1 v2 यानी कि इसका रूट ले लें तो हमारे पास क्या गया v2 अपॉन v1 बचेगा, ये हो जाएगा, तो हमारे पास √3 और इसको क्या ले सकते हैं 1 है, यानी कि अगर इसके रिस्पेक्ट में 1:√3 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की वेलोसिटीज का कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, ऐसी वेलोसिटीज का रेशो आ जाएगा। बस हमने फॉर्मूले में इसमें इसको क्या रख दिया वैल्यूज को, और कुछ नहीं किया। ए सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे सॉरी, ए सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, a cell of EMF E the internal resistance being used to the closed circuit if the current flowing through the cell I and terminal potential difference across the cell V, which of the following represent the correct relation E and V। E और V में क्या था, V इक्वल टू क्या है, इंटरनल रिलेशन माइनस I और R, ये क्या हो जाएगा, यही है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है क्वेश्चन ये, ठीक है, पूछा भी गया है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा I और R, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्निफिकेशन इज ट्रू, मैग्निफिकेशन के बारे में क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन जो होता है हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u होता है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन ए कॉनकेव मिरर द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, देखो कॉनकेव मिरर द मैग्निफिकेशन पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्च्यू एंड इरेक्ट, ठीक है, सही बात है कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मिरर की लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर में जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है जब इमेज कैसी हो, हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट हो, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। देखो क्या बोल रहा है हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर
if a light ray incident on the air on the water surface making angle 30 with the normal, find the angle of refraction। देखो आपको स्नेल्स लॉ तो पढ़ा है ये बच्चे, हर किसी 10th क्लास में पढ़ते हैं। n2 और साइन थीटा 1 बराबर n2 बराबर साइन थीटा 2 होता है, ठीक है। n1 हमारे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, ये लाइट रे एक एंगल बना रहा है हमारा 30 का और रिफ्रैक्टिव एंगल हमको क्या दे रखा है, हमको 1.52 दे रखा है, ठीक है। देखो अब ये क्या होगा, n1 जो होगा, n1 हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम जो कि ईयर में, तो जो कि ईयर में जैसे हमने क्या हुआ ईयर में, जैसे n2 अपॉन n1 है, n1 ये हमारा n1 है, ठीक है, n1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5 साइन 30 और हमको क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की ये निकालना है। साइन 30 क्या हो गया, 1/2 हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास n2, सॉरी इसका तो बन ही रहेगा ये एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इस 1.5, ये तो मतलब वाटर में तो हमारे एक तरीके से क्या रहेगा, बन रहेगा। ये क्या हो गया, बन हो गया और यहाँ पर हमको निकालना है साइन थीटा, ठीक है। तो 5 × 15 5 दूनी 10, तो गड़बड़ कर दी मैंने, ये क्या हो जाएगा 1.5 इस तरफ आएगा, रुको पहले देखो दोबारा से करते हैं पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। देखो निकलना तो साइन में ही है, वो तो आपको पता ही है, साइन में तो साइन में ही निकलना है। देखो क्या बोला है, इफ ए लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस बाय मेकिंग एंगल 30 इन नॉर्मल, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको निकालना है, यानी कि थीटा 2 निकालना है, ठीक है, थीटा 2 निकालना है। यानी कि ये क्या हो गया n1 साइन थीटा 1 और ये क्या हो गया साइन 2 एंड थीटा 2, हमको थीटा 2 निकालना है। एंगल ऑफ ये जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो है हमारे क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, n2 क्या है रिफ्रैक्शन है और ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, हमको ये निकालना है। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया एयर ऑन ए वाटर, एयर ऑन ए वाटर, जब इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे n2, जब ये है जो n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 हमारा रिफ्रैक्टिव है सेकंड मीडियम का, इसका तो परफेक्ट का तो बन ही रहेगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5 और ये क्या होगा, हम थीटा मान लेते हैं, अभी साइन ही है वो तो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 30, ये क्या होगा साइन 30 1/2 है, ये तो परफेक्ट है, ये तो बनी है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसके 5 × 15 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो ये क्या होगा 1:3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालिए तो यहाँ पर क्या होगा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे तरीके निकल साइन थीटा, ये है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा। तो साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता है, ये पहले तो 30 एंगल बोल रहा है, साइन 30 1/2 है। और एयर ऑन ए वाटर, एयर ऑन ए वाटर, ठीक है, तो ये आपको एयर का तो पता है, एयर का तो पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव से 1 होता है और वाटर का क्या है 1.5 ऑलरेडी उसने दिया रखा है। एयर का 1 होता है तो इसलिए हमने 1 रखा, और वाटर का क्या है एयर से वाटर में जा रही तो 1.5 है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, ए पार्टिकल मूव करता है अलोंग ए एक्स एक्सिस, इट पोजीशन एट टाइम की जगह ये व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रेलवे पूछ रहा है, इस बार भी पूछा है, टेक्नीशियन में भी पूछा है, ग्रेड 1 में भी पूछा है। तो कुछ नहीं करना, जैसे आपको ये क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्स टी एक पोजीशन दी है और टाइम हमको 2 सेकंड लेने हैं। देखो इसका क्या हो जाएगा 5 जैसे 5t - 3 2 का 2 12, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या होएगा 5 × 15 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है, डिफरेंशिएशन बेसिस पे पोजीशन। तो ये क्या होएगा और 2 1 यानी कि 2 1 घट जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 15 1। अब इसमें क्या होएगा 3 दूनी 6 t1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा केवल 2 और कांस्टेंट का क्या होएगा हमारे पास 0। तो ये क्या आएगा vt, इस तरीके से बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो हमने जो किया है vt बराबर ये क्या कह रहे हैं डिफरेंशिएशन करा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये किया है हमने, ठीक है, डिफरेंशिएशन करा है, ठीक है। वहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन मतलब क्या है कलेक्ट करना, यहाँ पर किया गया ये चीज़। तो अब हमको क्या निकलना है वैल्यू रखना है, t की वैल्यू 2 है, तो 15 2 × 2 का स्क्वायर कर देता हूँ 4 -
6 दूनी 12 माइनस की 2, तो क्या हो जाएगा 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 दूनी 12, 12 होगा ना, 6 दूनी 12 हो रहा था, तो 12 यानी कि 112 व 14 हो गया, ठीक है। 60 में से 14 माइनस 10 में 4 गई तो 6, 2 गई तो 4, 46, तो ये क्या आएगा 46 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 46 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन किया है हमने, याद रखना dt बराबर हमने क्या किया है डिफ्रेंशिएशन ऑफ dt, ठीक है। ये जो हमने इस इक्वेशन का क्या किया है, हमने डिफ्रेंशिएशन किया है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड डिटरमाइन इट लाउडनेस, लाउडनेस को डिफाइन करती है, वो क्या है आपकी, वो आपकी होती है एम्पलीट्यूड, ना कि फ्रिक्वेंसी। लाउडनेस जो डिफाइन करता है वो क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड करता है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्राइमरी डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, जो कितना है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना, विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। एक्सटेंट ऑफ द वाइब्रेशन ए लार्जर ऑफ द, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द वॉक्यूल्स, ठीक है। वॉक्यूल्स के बारे में क्या रिगार्डिंग सही है, देखो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया है। देखो जो प्लांट के वैक्यूल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, प्लांट वॉक्यूल्स है द लार्जर, और एनिमल्स के क्या होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं वॉक्यूल्स आर जनरली लार्जर इन, इनकरेक्ट बोला है ना, देखो उन्होंने कह दिया इनकरेक्ट बोला है, तो लार्जर इन एनिमल एंड प्लांट, यानी कि इनने क्या किया एनिमल का क्या कर दिया लार्ज कर दिया, प्लांट का जोड़ दिया, जो कि गलत है, जो कि यही बोला है कि सही नहीं है। एनिमल सेल यूजली कंटेन स्मॉलर वॉक्यूल्स एज कंपेयर टू द प्लांट, सही बात है कि एनिमल्स के जो वॉक्यूल्स हैं वो स्मॉलर होते हैं। इन सम प्लांट सेल द सेंट्रल वॉक्यूल कैन टेक प्लेस, मोस्ट ऑफ द सेल आर वॉक्यूल्स, मतलब ये क्या होते हैं कि जो कुछ होती है उसमें वॉल्यूम को मतलब उसको घेर लेते हैं, सही बात है कि वॉक्यूल्स क्या स्पेस को ही कन्वर्ट करती हैं। वॉक्यूल सर्व द स्टोरेज सैक बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, वॉक्यूल्स ऐसे सर्व करता है, वॉक्यूल्स आपने देखा ही होगा कि ऐसे वो करता है कि दोनों को घेर सकता है, ठीक है। और याद रखना कि दोनों में ही होते हैं वॉक्यूल्स, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में ही होते हैं, पर प्लांट सेल के ज़्यादा होते हैं। और ये क्या होते हैं स्टोरेज द प्लांट सेल, दे स्टोरेज वाटर आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स, एनिमल्स में क्या जरूरत पड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं स्टोरेज वाटर आयंस और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं। दे आर परमानेंट स्ट्रक्चर, प्लांट वॉक्यूल्स में क्या होता है परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एनिमल्स में क्या होते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसमें जो रिजिडिटी को ट्यूबिडिटी को मेंटेन करते हैं, और ये असिस्ट द एंडोसाइटिस एंड एक्सोसाइटिस प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, ठीक है। और देखो इसमें प्लांट्स में क्या होता है वन लार्ज एंड सेंट्रल वॉक्यूल्स होता है, प्लांट में क्या होता है एक होता है बड़ा लार्ज होता है, और इसमें क्या होते हैं 2 और मोर स्मॉल वॉक्यूल्स होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं हमारे 2 और मोर वॉक्यूल्स होते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। विच इन द डीकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गैसेज रिलीज, देखो लीड नाइट्रेट है PbNO3 की जब रिएक्शन कराएंगे PB2 ये तो बैलेंस है PbNO3 जो है इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या है PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, तो हमारे पास क्या बनेंगे O2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे ऑक्साइड जो है आपके क्या बोल रहे हैं रिलीज करते हैं। पेयर ऑफ गैसेस इस तरीके बोलते हैं कि दो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे क्या होती है रिलीज हो रही है, ठीक है। PbNO3 तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और याद रखना कि इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो रेडिश ब्राउन गैस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन गैस होती है विच कैन बी सून ब्राउन फ्यूल्स ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। डीकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है ब्राउन फ्यूल्स तरीके का निकलता है जब हीट करेंगे इसको, लीड मोनोऑक्साइड PbNO नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन, याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोला है हमसे वेरी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट, मेटल कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, रिएक्ट और एसिड के साथ रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होगा, देखो मेटल कार्बोनेट है कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगा, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मेटल कार्बोनेट आपकी जो है रिएक्शन भी देख लो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो ये क्या हो गया मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड ये है, और एक एसिड के साथ HCl लिया तो कैल्शियम क्लोराइड H2O और O2। देखो ये क्या हो गया हमारे पास कार्बोनेट बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास देखो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या हो गया साल्ट बन गया, ये वाटर CaCl2 हमारे पास साल्ट है, ये हमारे पास क्या है वाटर है, ठीक है।
तो इट प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोसेस द एक कॉम्प्लेक्स द विजिबल इफरेंस बबलिंग होती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जनरल वर्ड जो बोल सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलो, वैसे तो आपको बात है कि एसिड बेस में तो निकलते हैं सॉल्ट और वाटर ही निकलते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, द हार्ट इज एम्फीबियन इज 3 चैम्बर्ड होते हैं। एम्फीबियन के हमारे जो हार्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर जो कंसिस्ट है 2 आरटीआई और 1 वर्टिकल। 3 चैम्बर में भी क्या होते हैं 2 आरटीएम होते हैं, दो लेफ्ट आरटीएम और आरटीएम, एक हमारा क्या होता है 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ठीक है, 2 आरटीआई होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, और क्या होता है 1 वेंट्रिकल होता है एम्फीबियन में। ठीक है, द प्रेशर इज डिफाइंड, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हैं, यानी कि फोर्स यानी कि थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का तो काम ही नहीं है, डिवाइड का ही काम है। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या एक थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू, जो एग जो कैरी करता है ओवरी से वॉर्म में ले जाता है उसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। मतलब किसके थ्रू जाता है, फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है, फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है। देखो ये वजाइना होती है, ठीक है, ये सर्विक्स होती है जो, और ये जो हमारे मतलब फंड ऑफ यूट्रस होता है सर्विक्स होता है। द फ्लोपियन ट्यूब इसको ओविडक्ट है, यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, यूट्राइन भी बोल सकते हैं। क्रूशियल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्टिंग द ओवरीज टू द यूट्रस। क्या बोलता है, रीड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्टेट द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच बाय विच द हाइड्रोफोबिक टेल आर द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयंस एंड ऑफ द सरफेस ऑफ द क्लस्टर आर द मिसल्स। देखो आयंस है जो कि एंड में रहते हैं उसको माइसेल्स बोलते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स जो इंटीरियर क्लस्टर होते हैं, तो जो हमारे और द मिसल्स स्टे इन द सॉल्यूशन ऐसे कोलाइड एंड विल नॉट कम टुगेदर द पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ द आयन रिपल्सन। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, देखो ये होते हैं सोप के इस तरीके के बोलते हैं। 10th का बिल्कुल मतलब एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, तो हम बोलते हैं स्पेरिकल एग्रीगेट जो सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स में फॉर्मेट होता है वाटर में। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर फियरिंग, और आयनिक का मतलब है वाटर लविंग। ठीक है, और सरफेस पे जो होते हैं उसको माइल्स द ओरिएंटेड कीप द हाइड्रोफोबिक टेल्स। द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसाइज इन द सेल, तो वो जो होती है वो माइक्रोकॉन्डेरिया में रहती है। ठीक है, जो साइट ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होती है वो कहां पर होती है, इन द सेल ऑफ द माइक्रोकॉन्डेरिया। ठीक है, द मेन साइट ऑफ द एटीपी सिंथेसाइज द माइक्रोकॉन्डेरिया स्पेसिफिकली ऑन द इनर माइक्रोकॉन्डेरिया मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज वर्क बीइंग डन, किस केस में वर्क किया है, ए फोर्स इज अप्लाइड इन मासिव ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्ले, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इज द मासिव ऑब्जेक्ट इनटू एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब थोड़ा चेक नहीं। फोर्स इज कॉल्ड पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, क्या बोलते हैं पुल एंड पुश, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, बोल सकते हैं हम कि किसी चीज को नो फोर्स एक्टिंग द मास ए फोर्स इज विदाउट यूनिफॉर्म फोर्स इज अप्लाइड मतलब ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट का मूव होना ही तो आपको क्या कहेंगे वर्क डन। जैसे आप एक दीवार के सहारे खड़े हो, आप फोर्स लगा रहे तो जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट का मूव ही नहीं हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली कीपिंग इन द माइंड नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, इसको क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि भैया कि आगे वाली पीढ़ी के लिए भी हम बहुत कुछ करके जाएं। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो v इक्वल टू 1/t होता है, सबको पता है v इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, सबको पता है ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव डिस्क्राइबिंग ऑफन द वेव ऑसिलेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, हर्ट्ज क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 1 हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेस, तो बेस में OH लगा होगा MgOH। ये सिंपल आपसे पूछ लिया कि भैया बेस कौन सा है बताओ, ये बी क्या है, एसिड है, बी एसिड है CH3COOH। ये क्या है आपके पास बी कार्बोनिक एसिड है, ये क्या है आपके पास बीक एसिड है। ठीक है, सॉरी बी ठीक है, बाय द सीलिंग ऑफ द कंसेप्ट फेल इज कर्व, जैसे आपके सीलिंग जो फेल होते हैं कर्व्ड में रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इंश्योर दैट द साउंड रीचेस एवरी कॉर्नर ऑफ द हॉल। हम क्या चाहते हैं कि भैया साउंड जो है पूरी में हो जाए। देखो वो उसका जो पिछले वाले जो क्वेश्चन था ना,
इसका एक्सप्लेनेशन इसमें, जैसे ये जो है इसका ये इधर पे लगी है, स्लाइड गलत लगी है, ठीक है। H2CO की एक कार्बनिक एसिड है विच इज फॉर्म CO2 डिजोल्व, ये क्या एसिडिक एसिड है, हमारी वीक एसिड है, और इसको हम विनेगर में मिलती है, डोनेट द प्रोटॉन कार्बोक्सिल। HF क्या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ये वीकर देन द अदर मिनरल, जैसे मतलब एक एसिड है जैसे वीक होती है HCl से, डोनेट द प्रोटॉन, इस तरीके से। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थी, ये तो वीक एसिड है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ठीक है, और साइंस के इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। अगर आपकी इसकी PDF चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, फिर एक मैं नंबर दूंगा मैं, आप उससे ये PDF की या PPT आपको मिल जाएगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।